यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले से ये जानते हैं, ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहा जाता है। अब जरा देखिए, अगर कहीं पर करंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, एकदम कांस्टेंट बनी हुई है, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो अगर सपोज करिए कि इधर की ओर हम टाइम नोट करें और वाई एक्सिस पर करंट को नोट करें और टाइम के साथ एकदम कांस्टेंट बना हुआ है, तो ये आपका स्टडी करंट कहलाएगा। तो जब देयर इज नो चेंज इन करंट विथ टाइम, यानी देन इट इज कॉल्ड स्टडी करंट, यानी कि उसको हम अस्थाई धारा कहेंगे, एकदम परमानेंट फिक्स करंट फ्लो हो रही है। तो इस कंडीशन में सीधे हम क्या करते हैं कि अगर चार्ज मिला हुआ है तो चार्ज में टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको करंट की वैल्यू मिल जाती है। यानी कि सिंपल सा कहा जाए कि इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वह चार्ज और टाइम के रेशियो के इक्वल होता है। तो अगर टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्यू बाई टी ही इलेक्ट्रिक करंट आई के इक्वल होगा। लेकिन किस कंडीशन में? जब करंट जो हो स्टडी करंट होनी चाहिए, टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि करंट जो है एकदम फिक्स चार्ज से नहीं फ्लो होती है, कभी कभी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में कभी ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो जा रहा है, कभी कम फ्लो हो रहा है। यानी अगर टाइम के साथ करंट चेंज हो रही है तो उसको हम वेरिएबल करंट कहेंगे। अब वो स्टडी करंट नहीं होगी। तो इट इज कॉल्ड वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट यानी कि इसको हम कहते हैं परिवर्ती धारा। अब कैसे पहचानेंगे इसको? तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सपोज करिए इधर टाइम और इधर की ओर करंट, तो समय के साथ या तो इंक्रीज करती जाए, ग्राफ आप देख रहे हैं इंक्रीज करता जा रहा है, या डिक्रीज करती जाए। यानी जिग जैग अगर हो तो उसको हम या ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो जिस तरह से ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड, थर्ड, इसमें टाइम के साथ करंट जो है चेंज हो रही है, तो ये जो है आपका वेरिएबल करंट होगा। और यहाँ पर वेरिएबल करंट में यहाँ पर जो चार्ज होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, वो फंक्शन होगा किसका? टाइम टी का। तो यहाँ पर जब चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट फंक्शन होगा किसका? टाइम टी का, तो इस केस में वो वेरिएबल करंट होगी और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा करंट भी चेंज होगी। तो इस केस में हमको दो तरह के करंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें फर्स्ट जो होता है एवरेज करंट। अब एवरेज करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सपोज करिए यहाँ पर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो इन टाइम ऑफ इंटरवल डेल्टा टी, यानी कि इतने टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा हो तो एवरेज करंट आई की जो वैल्यू होगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और इस केस में टोटल चार्ज फ्लो हुआ है डेल्टा क्यू के कितने टाइम में? डेल्टा टी। तो एवरेज करंट जो है हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा जो होता है इंस्टेंटेनियस करंट होती है, इंस्टेंटेनियस करंट। ये दोनों जो करंट हम कैलकुलेट कब करते हैं? जब टाइम डिपेंडेंट करंट होती है, यानी टाइम के साथ चेंज हो रही होती है। इंस्टेंटेनियस का अर्थ होता है फॉर ए पार्टिकुलर टाइम एट ए
particular time the amount of current known as instantaneous current। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकुलर टाइम पर, इस समय हमको ये देखना होता है कि कहाँ पर करंट किस टाइम पर कितनी फ्लो हो रही है, और हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग चार्ज फ्लो होगा। तो यहाँ पर जब इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो हम फॉर ए शॉर्ट टाइम डेल्टा टी टेंस टू 0 लेकर के एवरेज टाइम का जब हम लिमिट लेते हैं, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो आई का, तो इस केस में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कैलकुलस के हेल्प से ये चेंज हो जाता है डी क्यू बाई डी टी। यानी जब हम करंट चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तब हमको इंस्टेंटेनियस करंट मिलता है। यानी यहाँ पर चार्ज होगा वो फंक्शन होगा किसका, टाइम t का। तो Q आपको t के टर्म में दिया रहेगा और इसको एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जाकर के आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपसे एक कहा जाए एग्जांपल में कि इन ए सर्किट या इन ए वायर द चार्ज इज गिवन बाय Q इक्वल दिया है जैसे 3t² प्लस t। तो एक पार्टिकुलर टाइम पर कह दिया जाए एट t इक्वल 2 सेकेंड फाइंड द करंट। आपसे करंट पूछ रहा है कि 2 सेकेंड पर कितना करंट होगा। तो यहां देखिए टाइम पर डिपेंड कर रहा है Q चार्ज, इसलिए ये वेरिएबल करंट होगी। और इस समय हमको इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालनी है, तो सीधे सीधे Q अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है और टाइम का फंक्शन है तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो वैल्यू मिलेगी वही आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। तो सॉल्व करने के लिए सीधे आप क्या करेंगे, दिया हुआ है Q इज ए फंक्शन ऑफ t दैट इज 3t² प्लस t दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी क्यू बाई डी टी, राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू 2t हो जाएगा प्लस t का t के रिस्पेक्ट में 1, डी क्यू बाई डी टी ही करंट I हो जाएगा तो 6t प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका करंट मिला है और इसमें देखिए t आया हुआ है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा करंट भी चेंज होगी, इसलिए ये टाइम डिपेंडेंट करंट हो जाएगी जो हर क्षण बदल रही होगी। तो ये वेरिएबल करंट होगी जो कि परिवर्ती धारा है। अब पूछ रहा है कि एट 2 सेकेंड, तो एट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दीजिए तो I की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 2 प्लस 1, इट मीन्स 13 एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, तो 13 एम्पियर की करंट फ्लो होगी और ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू हमेशा डिफ्रेंशिएट करके फाइंड आउट करते हैं। एवरेज करंट के लिए आप कैसे यूज करेंगे, अब सभी फार्मूलों का हम यहाँ पर यूज करके बताते हैं और डिफरेंट केसेस में आप कैसे इलेक्ट्रिक करंट की गणना यानी कैलकुलेशन करेंगे। तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है कि 2 सेकंड और 7 सेकंड पर कहीं पर प्रवाहित आवेश की मात्रा 10 माइक्रोकूलाम और 50 माइक्रोकूलाम है। कर एवरेज करंट फाइंड आउट करिए। तो व्हाट इज द एवरेज करंट, तो यहाँ पर देखिए दो टाइम पर आपको चार्ज दिया हुआ है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर t1 टाइम पर जो कि 2 सेकंड है
तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 10 माइक्रोकूलम, और 7 पर कितना फ्लो हो रहा है 50। तो फार्मूला होता है एवरेज करंट I के लिए डेल्टा Q बाई डेल्टा T, यानी चेंज इन चार्ज। तो 10 माइक्रोकूलम से चेंज होकर 50 हुआ है, तो 50 में से 10 माइनस कर दीजिए। माइक्रो में है तो 10 पर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ इंटरवल। तो 2 सेकंड से 7 सेकंड हुआ है, तो 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 7 - 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40, 10 पर -6, और यहाँ पर 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5, यानी कि 8 × 10 पर -6 एम्पियर। तो ये आपका एवरेज करंट बता रहा है, क्योंकि 2 टाइम ऑफ इंटरवल के बीच में इतना चार्ज फ्लो हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको रिकॉर्ड दिया हुआ है, बीच में किस तरह से करंट घटी बढ़ी है उसका हमको कोई नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर एवरेज की ज़रूरत है। इस वाले में अगर देखें एग्जाम्पल 2 में, तो कह रहा है इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, कह रहा है 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 50 सेकेंड, यानी इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जा रहे हैं 50 सेकंड में। तो कह रहा है कि फाइंड द करंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज Q पहले आप कैलकुलेट करेंगे, और फार्मूला होता है N × E। N अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फार्मूला होता है I = Q बाई T। Q की वैल्यू N × E बाई T हो जाएगा। अब इसमें रख करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सीधे सीधे N की वैल्यू कितनी है 10⁵ इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 पर -19 हो जाएगा, और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, 50 सेकेंड है यहाँ पर, तो जो आपका आंसर हो जाए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इस तरीके से जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हों तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 टाइम ऑफ इंटरवल पर चार्ज दिया हो तो एवरेज, और इसके जस्ट पहले हमने बताया इंस्टेंटेनियस करंट। कभी कभी ऐसे होते हैं जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। तो जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो वहाँ पर हमको कैलकुलेट करना होता है कि इलेक्ट्रिक करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना करंट जनरेट कर रहा है उसकी वैल्यू एटम के अंदर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विथ स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कर फाइंड द करंट इन द ऑर्बिट। कितना इलेक्ट्रिक करंट उस ऑर्बिट में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ऑर्बिट की बात हो रही है, यानी कि सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर 10⁶ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूम रहा है, और रेडियस दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और जब इसमें फ्लो होगा तो करंट इसमें एसोसिएट होगी। तो कितना करंट होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल T, समय के लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा चाल होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पर जरा देखिए, एक राउंड अगर घूम जाए तो इसके पेरीमीटर परिधि के बराबर डिस्टेंस तय करेगा, तो 2πr हो जाएगा डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, तो v से डिवाइड कर दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी मिल गया T = 2πr/v। और जब टाइम पीरियड मिल गया तो फ्रीक्वेंसी या करंट I की वैल्यू आप जानते हैं फार्मूला Q/T होता है। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन है
तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम 2 पाई आर अपॉन V से डिवाइड कर दीजिए, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये तो करंट जो होगी इससे एसोसिएटेड कितनी हो जाएगी, तो E में जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल तो EV अपॉन 2 पाई R हो जाएगा। यानी कि एक तरह से ये फार्मूला आपको मिल गया। तो किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा हो तो उससे एसोसिएटेड करंट की वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए। E 1.6 10⁻19 हो गया, वेलोसिटी 10⁶ दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, और 2 हो गया, पाई 3.16 हो गया, R रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे मीटर में आप तो 10⁻10 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, तो जो भी आप सिंप्लीफाई करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर फ्लो हो रहा हो, मूव कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, तो उस केस में हम करंट की वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं। तो डिफरेंट केसेस में हमने आपको बताया कि आप इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट along पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर फ्लो हो रहा है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर जा रहा है तो करंट भी इधर ही फ्लो होगा, लेकिन अपोजिट होगा किसके, अपोजिट टू द निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज के उल्टे डायरेक्शन में, सपोज करिए कि अगर निगेटिव चार्ज है और ये इधर की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इसके उल्टे डायरेक्शन में इधर की ओर फ्लो होगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। एक सर्किट में जैसे सपोज करिए कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और वो एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो करंट जो होगी आई क्लॉकवाइज फ्लो होगी, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन तो एक तरह से इनडायरेक्टली देखें तो लग रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल, वेक्टर रूल का फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेक्टर के रूल का फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन होते हुए भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सपोज करिए कि अगर दो वायर इस तरह से रखे हुए हैं कि इसमें 2 एम्पियर की करंट आ रही है और इसमें 3 एम्पियर की, तो इस वायर में 3 और 2 मिलकर 5 एम्पियर की ही करंट होकर के जाएगी। अगर इसमें सपोज करिए यहाँ पर 2 वायर है, यहाँ आकर मिलकर 1 वायर हो जा रहा है, तो 2 और 3 एम्पियर अगर आ रहे हैं तो 5 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी, चाहे इस वायर के बीच का एंगल कुछ भी हो। जबकि फोर्स वाले केस में अगर देखें तो यहाँ पर 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के फोर्स लग रहे हों, तो उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो चाहे हम वायर को किसी भी डायरेक्शन में रखें, 2 और 3 जुट करके 5 ही एम्पियर होगा, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज द करंट
डेंसिटी। धारा घनत्व। तो यहां पर अगर हम देखें, सपोज करिए कि एक वायर है और इस रॉड की क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इससे जो है करंट आई एम्पियर की फ्लो हो रही हो, तो पर यूनिट एरिया, यानी जब आई में हम ए से डिवाइड कर देते हैं तो पर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होती है उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं और इसको जे से डिनोट करते हैं। तो जे की वैल्यू जो मिलती है वो आई बाई ए के इक्वल होता है। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा? जब परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाए, यानी परपेंडिकुलर जब करंट फ्लो हो रहा हो, यानी कि ये सीधे सीधे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से मेजर करते हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज लिया जाता है, अमाउंट ऑफ करंट थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये जो है आपका करंट डेंसिटी होती है। तो यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रही है वो करंट डेंसिटी हो जाएगा। करंट डेंसिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका भी डायरेक्शन होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा किसी भी पॉइंट पर अलोंग द इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट के डायरेक्शन में जे का डायरेक्शन होता है। यानी अगर करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रही है तो जे का भी डायरेक्शन उसी की ओर हो जाएगा जिधर करंट फ्लो हो रही है। तो इस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट आई के डायरेक्शन में होता है। दूसरी चीज़, अगर इसका यूनिट देखा जाए तो यूनिट ऑफ जे कितना होगा? तो करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में न दिया हो, थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया टिल्ट हो जाए, तब इस केस में आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर सपोज करिए कि एक कंडक्टर को ऐसे तिरछा काट दिया गया है, तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से टिल्ट हो जाएगी ऐसे, और इसका नॉर्मल डायरेक्शन ये जो यन कैप है, अगर सपोज करिए करंट के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा हो, तो इस केस में करंट इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर नहीं फ्लो हो रहा है। तो जब टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है एरिया, तो उस केस में हमको इस एरिया का जो तिरछा वाला एरिया है इसका हमको प्रोजेक्शन लेना होता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लॉन्ग, और जब ए का प्रोजेक्शन लेंगे थीटा डायरेक्शन में तो ए कास थीटा हो जाएगा। तो जब करंट आई की डायरेक्शन से अगर इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर एन थीटा एंगल बनाएगा, तो उस केस में आपको प्रोजेक्शन लेना है ए कास थीटा, और तब करंट डेंसिटी जो होगी, करंट डेंसिटी जे आई अपॉन ए कॉस थीटा आप यूज करेंगे। अब इस फार्मूले का यूज करना है, यानी कि इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो करंट आई जो होगा जे ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा टिल्ट है एरिया तो जे ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां पर जरा देखिए, जे जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया
अगर एरिया वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए और दोनों की मैग्नीट्यूड और बीच के एंगल का कोसाइन है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा इसका? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी जो हो जाएगी वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, हाउ टू राइट इट? J and A both are the vector quantity। तो सेंस करंट I के लिए फार्मूला मिला JA cos थीटा, तो JA cos थीटा है, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर J डॉट वेक्टर A हो जाएगा I की वैल्यू। और जब डॉट प्रोडक्ट आ गया तो क्लियर हो गया कि करंट I जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। तो 3 फार्मूले आपको बताए यहाँ पर। एक फर्स्ट फार्मूला, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर अगर करंट फ्लो हो रही है तो इस केस में करंट डेंसिटी J की वैल्यू I/A होगा। दूसरा केस, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा टिल्ट है इसका नॉर्मल डायरेक्शन n कैप, अगर करंट I से थीटा एंगल बना रहा हो तो इस केस में करंट डेंसिटी J की वैल्यू I/A cos थीटा हो जाएगा। और थर्ड केस, तीसरा हमने आपको बताया वेक्टर फॉर्म वाला कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो I की वैल्यू कैपिटल J यानी करंट डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे वायर में जब करंट फ्लो होती है तो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग करंट फ्लो होती है। तो अगर पूरे वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में सेम करंट ना फ्लो हो रही हो, किनारे ज़्यादा फ्लो हो रहा है, सेंटर में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, किनारे कम हो रहा है, तो हर एक सेक्शन में जब अलग अलग होता है तो इस केस में यहाँ पर अगर वेरिएबल करंट है तो हम क्या करते हैं, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और एक एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर एक ये जो छोटा सा एलिमेंट्री एरिया आपको दिखाया गया है, इसकी एरिया सपोज करिए कि ds है और इस सेक्शन से होकर फ्लो होने वाली करंट बहुत ही कम होगी। टोटल करंट इससे होकर के फ्लो हो रही है, तो इस छोटे से एरिया से फ्लो होने वाली करंट अगर di है और इसमें करंट डेंसिटी अगर J के इक्वल है इस वायर में इस पॉइंट पर, तो इस केस में हम फार्मूला यूज करेंगे di इक्वल, फार्मूला होता है यहाँ पर J इक्वल आपने देखा करंट अपॉन एरिया, तो यहाँ पर ds हो जाएगा। ds अगर लिया गया है तो di/ds होगा, तो करंट I की वैल्यू जो होगी J डॉट ds के इक्वल हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो टोटल करंट हमको पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकालना हो तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो I की जो वैल्यू होगी सरफेस इंटीग्रल आप करेंगे किसका, करंट डेंसिटी का, यानी कि J डॉट ds हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टोटल करंट निकाल सकते हैं कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो हो रही है अगर डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग करंट फ्लो हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इफ द करंट फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन is different in different part, तो अगर डिफरेंट पार्ट में अगर अलग अलग करंट फ्लो हो रही है तो उस केस में हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेते हैं
और उस एरिया से कितना करंट DI फ्लो हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी J के लिए फार्मूला DI/ds, सिंप्लीफाई करके I निकाला गया और इंटीग्रेट कर दिया जाएगा सरफेस इंटीग्रल से। तो आपको तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये फार्मूला आपको मिला है टोटल करंट के लिए अगर डेंसिटी दिया हुआ है। इसको कंपेयर करें तो आपको क्या मिल रहा है, तो फ्लक्स से अगर कंपेयर करते हैं तो फ्लक्स होता है इंटीग्रल E.ds, एकदम सेम उसी तरह का है ये। तो ये इलेक्ट्रिक का फ्लक्स कहलाएगा। तो I क्या है, फ्लक्स ही है, लेकिन किसका, करंट डेंसिटी का। ये इलेक्ट्रिक का फ्लक्स है, तो ये करंट डेंसिटी का फ्लक्स होगा, कौन, I। तो इससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है कि करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फ्लक्स होती है किसकी, तो करंट डेंसिटी के। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लक्स ऑफ द करंट डेंसिटी, हम इसे कंपेयर करके भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट केसेस में हमने स्टडी किया कि करंट डेंसिटी क्या होती है। तो सिंपल सा अर्थ है करंट डेंसिटी का मतलब, अगर ज़्यादा करंट अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रही है तो इसमें हर एक सेक्शन में करंट बांटी होती है। ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, कम करंट फ्लो होगी तो डेंसिटी घट जाएगी। पतले तार में डेंसिटी ज़्यादा होती है, मोटे वायर में करंट डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिलता है मूव करने के लिए। तो इस तरीके से अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कह कि फाइंड द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ कंडक्टर इफ 5 एम्पियर करंट थ्रू द एरिया ऑफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हुज नॉर्मल मेक एंगल थीटा विथ करंट। यानी करंट के साथ, यानी सिंपली अगर फिगर से अगर आप देखते हैं तो फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का नॉर्मल n 30 डिग्री बना रहा है, करंट I से 30 डिग्री बना रहा है। एरिया जो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रही है। सब क्वेश्चन का टोटल डाटा हमने फिगर में दिखा दिया यहाँ पर। तो करंट डेंसिटी J आपसे पूछा जा रहा है, तो करंट डेंसिटी J इक्वल होता है I अपॉन, यहाँ पर अगर एंगल बना रहा है नॉर्मल तो फार्मूला आप ये वाला यूज करेंगे, J इक्वल I अपॉन A cos थीटा। I की वैल्यू है 5 एम्पियर, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप तो 10⁻² और स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा। तो 50 × 10⁻4 तब मीटर स्क्वायर होगा और cos 30 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, तो 5 10 हो गया, ये -3 तो ऊपर जाएगा, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 10 पर 3 और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2/√3 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा।